अब बात करते हैं टीसीएस के तिमाही नतीजों की। तिमाही नतीजे इंपॉर्टेंट हैं। पहले तिमाही नतीजे हैं, जो तिमाही नतीजे आने वाले हैं वो एक प्रकार का बेंचमार्क इंडिकेट करते हैं कि आईटी सेक्टर से हमें क्या रखना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं टीसीएस एक प्रकार का इंडिकेटर है कि आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है। उनकी प्रीमियम पोजिशनिंग है तो उनको काफी ज्यादा पता लगता है कि प्रीमियम पोजिशनिंग के काफी ज्यादा ट्रेंड्स पता लगते हैं। और पिछले 4-5 महीनों से मार्केट में गहमा गहमी चल रही थी कि आउटसोर्सिंग को क्या फर्क पड़ेगा। 2008 और 2000 के अंदर जो ट्रेंड्स थे क्या वो 2022 में दोबारा आएंगे, मैन पावर को लेकर के क्या कंसर्न्स है। इन्हीं सभी अटकलों को आज हम एक प्रकार से आंसर करते हैं। और मेरे साथ टीसीएस के सीएफओ और एचआर हेड मिलन जी और समीर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीना स्वदेश पे। मैं नंबर्स को अगर एनालाइज करूं तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि आपने कहीं भी लाल झंडी नहीं दिखाई है। मार्केट में एक प्रकार की कंसर्न्स है कि भाई जब भी ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम होती है तो अक्सर आईटी आउटसोर्सिंग पे असर होता है, मगर आपके तिमाही नतीजों से देखकर ऐसा नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों है, इस बार डिफरेंट क्यों है? ओके निकुंज, तो एक तरह से देखा जाए तो पहले मैं Q2 के नतीजों के बारे में बात कर लेता हूँ। हमारे नतीजे, हमारा ग्रोथ अच्छा रहा है एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रोथ अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आया है और ये काफ़ी ब्रॉड बेस रहा है। सारे ही इंडस्ट्रीज और जोग्राफीज के अक्रॉस हमको मिड टीन्स के करीब मोस्टली ग्रोथ देखने में आ रहा है। आपका ये जो क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी इज मोर पैंडेमिक के बाद सारी कंपनीज ने रियलाइज किया है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो उनको हेल्प करेंगी। अगर उनको बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आगे इन्वेस्ट करके बिजनेस ग्रो करना है तो भी टेक्नोलॉजी एनेबलर है। और अगर उनको एजिलिटी और लीन ऑपरेशंस रन करने हैं, कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन करना है तो भी टेक्नोलॉजी कम्स एज अ लीवर फॉर देम। सो इसको चलते हुए हमारे जो कस्टमर से भी इंटरेक्शंस होते हैं तो दे आर कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट, इसीलिए हमारा डिमांड एनवायरनमेंट जो है काफ़ी स्टेबल है। और उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी विल बी वन ऑफ द लास्ट एरियाज टू गेट इम्पैक्टेड इवन इफ अ रिसेशनरी सिनेरियो हैज टू कम इन। पर आपको कहीं भी लग रहा है कि जो ग्रोथ आपको 6 महीना पहले किसी क्लाइंट ने कमिट करी थी उसमें धीमापन आ सकता है? कोई भी क्लाइंट, कोई भी ज्योग्राफी, भले मैक्रो कंसर्न्स हो, क्लाइंट स्पेसिफिक कंसर्न्स हो, कंसर्न्स होती हैं, आपको क्या धीमापन कहीं भी लग रहा है? एक अगर हम हमारे बिजनेस का देखें तो हम हमारे प्रोजेक्ट रैंप अप्स हैं वो नॉर्मल जो कंटिन्यू हो रहे हैं वो हो रहे हैं और हम कहीं पे भी क्लाइंट स्पेंडिंग में कट इन स्पेंडिंग नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है। क्लाइंट्स जरूर कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं। दे आर बिल्डिंग इन वेरियस इकोनॉमिक सिनेरियोस एंड प्लानिंग फॉर इट। एंड उसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि थोड़े डिलेड डिसीजन मेकिंग, विलंबित निर्णय के सिनेरियोस जरूर देखने में आ रहे हैं। और क्लाइंट्स ये देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स जो उनको जल्दी से फायदा देवे उस पर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं रादर एंड प्रोबेबली दे आर डिलेइंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जहां पे पे बैक पीरियड्स लंबे समय में मिलते हैं। मतलब काफी गहमा गहमी हुई थी, काफी अटकलने लगी थी कि भाई आईटी कंपनीज को क्या स्लो डाउन आ गया है। क्योंकि आप क्वार्टर टू क्वार्टर बात करते हैं क्यूएस क्यूटी तो हम लोग अक्सर देखते हैं हेडलाइंस क्या आ रही हैं। तो जो हेडलाइंस थी वह थी कि भाई आईटी कंपनीज ने जो हायरिंग है वो डिले करी है, उन्होंने बोनसेस डिले कर रहे हैं, उन्होंने ऑफर दिए हैं मगर ज्वाइनिंग डिले करी है। क्या टीसीएस ने ऐसा कुछ करा है? टीसीएस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने जैसा पहले ही बोला कि हमारे यहाँ मैंने पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा हमने कैंपस हायर्स किए थे। अभी इस 2 क्वार्टर्स में 35,000 ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि 10 से 12,000 और करेंगे। हम पाइपलाइन उसके ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है और उसके बाद भी अगर करना पड़े तो वो भी करेंगे, है ना। वो डिसाइड करेंगे Q3 एंड और Q4 के बिगिनिंग में। तो हमने पूरे सब जो भी ऑफर्स दिए हैं सबको ऑनर किया है। नो डिलेज ऑन दैट फ्रंट, उसमें कुछ एकदम डिले नहीं है।
और दूसरा प्रश्न क्या था आपका? कि बोनसेस जो थे शायद डिले करे गए हैं। नहीं, बोनसेस हमने 100% वेरिएबल पे आउट जो है हमने 100% पे आउट लास्ट क्वार्टर दिया था। इस क्वार्टर में हमने कहा है कि हम लोग 70% लोगों को हम लोग 100% देंगे और 30% के जो सीनियर लोग हैं उनको बिजनेस यूनिट का जो प्रदर्शन रहेगा उसके हिसाब से देंगे उनको। तो उसमें कुछ भी हमने कम नहीं किया है। हमेशा हमारे एम्प्लॉयज सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है बिजनेस के, और हमको उनका अच्छा तो उनको ये देखना है कि कैसे उनको हम हमेशा टेक केयर करें उनकी, और वो करते रहेंगे। ड्यूरिंग बैड टाइम्स, ड्यूरिंग गुड टाइम्स वी हैव टू टेक केयर फॉर पीपल। मिनत, क्योंकि आईटी आउटसोर्सिंग में कोविड के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया था, अचानक डिमांड आई थी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं शुगर रश। तो उसकी वजह से इंडस्ट्री के डायनामिक्स बदले थे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आए थे। अब आपने हमें बोला है कि वेज हाइक, एट्रिशन को लेकर के जो पीक है वह हो चुका है, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में वेज इन्फ्लेशन और ओवरऑल ग्रोथ में कैसे आएगा? सो आई थिंक जैसे हमने पहले भी कहा कि थोड़ा सा वेज इन्फ्लेशन थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है अभी। जो पहले जो बहुत जो बढ़ गया था वो थोड़ा नॉर्मलाइज। क्या नॉर्मल है आपके? वी आर सीइंग साइंस ऑफ मींस इट इज ग्रेजुअली टेपरिंग डाउन। आई वुड से इट्स नॉट कमिंग, नो इट्स नॉट अ ड्रॉप, इट्स ग्रेजुअली टेपरिंग डाउन। एंड ऐसा है कि ये जो डिमांड है, अभी हमने इतने लोग हमने हायर किए, हमने ऑलमोस्ट लास्ट 2 क्वार्टर में हमने ऑर्गेनिक टैलेंट डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्टमेंट किया। जितने भी हमने हायर किए कैंपस से बच्चे, और अभी उनको डिप्लॉय कर रहे हैं प्रोडक्टिवली इन द प्रोजेक्ट्स। सो दैट विल हैव उसके कारण ही हमारा नंबर इस क्वार्टर का जो इंक्रीमेंटल नंबर है वो कम है लास्ट क्वार्टर से। अगले क्वार्टर्स में भी ऐसा ही हम करेंगे कि ऑप्टिमली ज़्यादा रन करेंगे ऑपरेशन को, और मोर ट्रेडिंग्स कमेंगे, मोर एंड मोर टैलेंट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। जितना मार्केट से जितना लेना पड़ेगा उतना लेंगे, लेकिन विथ अ वेरी स्ट्रांग डिसिप्लिन। समीर, मार्केट के अंदर एक जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो अक्सर देखते हैं भी रुपये का जो मूवमेंट है, जितना रुपये नीचे जाएगा आईटी कंपनीज के लिए उतना अच्छा है। क्या एक व्यू है, ये हकीकत है? इन जनरल अगर देखें तो रुपी डेप्रिसिएशन आईटी कंपनीज के मार्जिन्स को जरूर हेल्प करते हैं। एंड जब सारे करेंसीज, बिकॉज हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस हैं, तो जब हमारे खर्चे जो है वो इंडियन रुपीस में होते हैं और जो हमारी आय होती है वो फॉरेन करेंसीज में आती है, तो जब रुपी डेप्रिशिएट करेगा तो हमारी आय बढ़ जाएगी, बट प्रोपोर्शनली एक्सपेंसेस उतने नहीं बढ़ते, स्पेसिफिकली जो इंडिया डोमिनेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। बट अगर ये तिमाही का देखें तो वहां पे एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस हुए हैं। सो डॉलर के अगेंस्ट रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, जिससे हमें फायदा होना चाहिए, जबकि जीबीपी और यूरो जहाँ के हमारे ऑलमोस्ट 25% आय डॉलर और जीबीपी से आ रही है, वहाँ पे एक्सट्रीम एप्रिसिएशन हुआ है। उससे कुछ मुनाफे ऑफसेट हो जाते हैं। स्टिल ये क्वार्टर में भी हमें 50 बेसिस पॉइंट्स का बेनिफिट हुआ है ऑन मार्जिन्स एक्सचेंज के बदौलत। समीर, अगर यूरोप में और स्लो डाउन आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा पॉकेट है वहां पर, आपका मैन्युफैक्चरिंग में प्रेजेंस है, तो आप जो मुझे अभी आउटलुक शेयर कर रहे हैं, क्या आप उसमें अज्यूम कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन आएगा, उसके बावजूद आप ग्रो करेंगे, या अगर कोई स्लो डाउन आता है तो सरप्राइज होगा वो? हम ऐसे देखा जाए तो हम प्रिपेयर्ड हैं फॉर बोथ द सिनेरियोज, एंड हमारा जो ट्विन इंजन स्ट्रेटेजी है वो हमें हेल्प करेगा इन अ स्लो डाउन सिनेरियो, जहाँ पे कस्टमर्स वी एक्सपेक्ट कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करेंगे। They'll look towards building in agility, resilience, and a lean operation into their businesses. और हम ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन सिनेरियो में भी ऑन रैंप अप उस पर प्रिपेयर्ड है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का देखा जाए, मैन्युफैक्चरिंग यूटिलिटीज, वहाँ पे जो ट्रेंड्स हैं फॉर बिल्डिंग फैक्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर, या सप्लाई साइड के चैलेंजेस है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी को कैसे अनेबल करके उनके सप्लाई साइड चैलेंजेस कैसे फिक्स किया जाए। यूटिलिटी कंपनीज देख रहे हैं कि वो कैसे शिफ्ट करें इनटू यूजिंग रिन्यूएबल पावर रादर देन ट्रेडिशनल। है ये जो अटकलें लग रही हैं, कंसर्न रहेगा एज इट पैन्स आउट,
हम विजिलेंट हैं और हम कंटिन्यूसली कस्टमर से क्लोज रह रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि वी हेल्प देम ऑन देयर एजेंडास। कंसर्न रहेगा बट भारी कंसर्न नहीं है। मिलिंद, आपसे आखिरी सवाल, मैं अगर आईटी सेक्टर की बात करूं तो आपने हमें लास्ट टाइम बताया था कि आपकी जो भी एट्रिशन है वो एंट्री लेवल पर है, सीनियर लेवल पे, मिड लेवल पे नहीं है। मैं अगर आंकड़े देखता हूं तो जो एक हम एंट्री लेवल की सैलरी देखते हैं, आज से 5, 6, 7 साल पहले भी एंट्री लेवल की जो सैलरीज थी उनके अंदर काफी चेंज नहीं आया है। इन्फ्लेशन आई है, मिड लेवल सैलरीज बढ़ी हैं। मैं टीसीएस के बारे में स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, सब कंपनीज की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? एक साइड हम सप्लाई क्रंच की बात कर रहे हैं, सेकंड लेवल पे एंट्री लेवल की सैलरी जो 10 साल पहले थी अभी भी वही है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मेरे को इस एक बात हमने बहुत सोचा है इसके बारे में। इसका मॉडल इस तरह से रखा हमने कि हम एक करेंगे कि हम लोग मल्टीपल टीयर्स लगाएंगे उसमें। तो हमने डिजिटल चालू किया कुछ साल पहले, तो उसमें हम लोगों को डबल द सैलरी पे लेके आए। उसके बाद हमने कहा कि हम सिर्फ ऐसा क्यों करते हैं, हम लोग अंदर के लोगों को क्यों नहीं ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो पहले 3 साल तक जो भी हमारे यहाँ टीसीएस में ज्वाइन करता है वो हमारा एलिवेट प्रोग्राम है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और उनकी सैलरीज इफ दे क्लियर दैट वी डबल देयर सैलरीज। तो इससे क्या होता है कि लोगों को भी हम सीखना है, उनको सीखने से ही आगे बढ़ना है और उसी से कस्टमर वैल्यू क्रिएट करना है। वो भी आगे बढ़ते हैं, कंपनी भी आगे बढ़ती है, कस्टमर्स का भी वैल्यू भी क्रिएट होता है। ये सब सोच के हमने इस तरह से किया है और ये सब सिर्फ एंट्री लेवल पे ही नहीं है, हम लोगों ने हर लेवल पे ये किया है। अब कि वी हैव क्रिएटेड अ डिफरेंट करियर पाथ फॉर पीपल हु आर परफॉर्मिंग एट अ हायर लेवल। तो इन्हें स्टार्टिंग में लोग बोले कि मेरे को इतना ही मिल रहा है, मैं पहला प्रश्न उनसे ये पूछता हूँ कि आपने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में और किया तो क्यों नहीं किया। तो आजकल लोग वही कर रहे हैं। एनर्जी इतनी ज्यादा है, हमारे लर्निंग आवर्स क्यों बढ़े हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम एस्टैब्लिश। तो कोई अगर आपके साथ एक बेस एंट्री लेवल पर आता है, जो कि मुझे जो फिगर्स हैं करेक्ट करिए अगर मैं रॉन्ग हूँ, 3 से 5 लाख की सैलरी लेवल है, तो अगर वो अच्छा काम करता है तो टीसीएस इंडियन आईटी इंडस्ट्री में लंबी छलांग लगा सकता है। लंबी छलांग एब्सोल्युटली लगा सकता है, 1-2 साल में एब्सोल्युटली लगा सकता है, यू नो। और ऐसा एंट्री लेवल को हमेशा बेंचमार्क नहीं बनाना चाहिए। हाँ, उससे ऐसा है कि हम लोगों ने सोचा कि ये ही सबसे अच्छा तरीका है लोगों को ऊपर लाने का। लोगों को इंडस्ट्रीज वो पढ़ के आते हैं कुछ एकेडेमिया से, उनको इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, वो हम लोग देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उनमें और उनको बोलते हैं कि वी विल लिंक योर लर्निंग एंड जॉब परफॉर्मेंस विद करियर्स। तो समीर, आपके लिए आखिरी सवाल, अब आप सीएफओ का पद संभाल रहे हैं, क्या अच्छी याद है, क्या खट्टी याद है, क्या चैलेंज है और क्या विश्वास है? पहले मैं आपने जो मिलिंद से पूछा था उस पर जवाब देना चाहूंगा। मैं भी एंट्री लेवल पे एज अ ट्रेनी, एज अ कोडर ज्वाइन करके वो शुरुआत की है। और टीसीएस में काफी सारों ने उसी तरह से शुरुआत की है। It's been an enriching experience as CFO. Lot of learnings. I took over at a time when COVID was there, very different from usual one, and I think the transition has been good, and hopefully it will continue. चलिए, बहुत मजा आया मिलके और उम्मीद करते हैं कि हम अगले क्वार्टर फिर मिलें और फिर से बोले ऑल इज वेल। चलिए, थैंक यू वेरी मच। विद दैट, बैक टू द स्टूडियो।